हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी वर्ड में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको सादा लिफाफे के 3 भाग सुना चुका हूं। आज ये सादा लिफाफा का अंतिम भाग होगा। प्रियवत नीरू को उस अंधकार में रात के बाद अपने घर पे पहुंचा चुका होता है और फड़ीपाल के ना आने का कारण ये उसे पता चल जाता है कि फड़ीपाल की मृत्यु कैंसर हो जाने के कारण हो चुकी है। प्रियवत अब निश्चिंत है। वो जान रहा है कि अब उसके रास्ते का कांटा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तभी एक दिन प्रियवत ने स्थिर दृष्टि से देखकर कहा, मैं ही अतुल चंद घोष हूं। कुछ दिन पहले ही सिर घुटवाया है। गोल सिर पर बैठे हुए मच्छरों की तरह बाल उगे हुए हैं। गाल थोड़ा फूला हुआ एवं हजामत किया हुआ। आंखों के नीचे का चमड़ा ढीला। नींद में पलके दोनों मानो आधी ढकी हुई हैं। ठुड्डी लंबी, गला भी लंबा लग रहा है। चूंकि कुर्ता पहने हुए है, गेरुए रंग का कुर्ता, हाथ के नीचे तक ढीला ढाला, कंधे से कपड़े का झोला लटक रहा। उम्र लगभग 40। इसे उसने देख लिया था। वह सीढ़ी से आकर कमरे के दरवाजे से घुसते ही असमंजस की स्थिति में खड़ा था। अंदर जाए या नहीं, उसने किसी की खोज में प्रत्येक मेज पर नजर दौड़ाई। अकाउंट्स मैनेजर के कमरे में कुछ एक चिट्ठी हाथ में लिए एक चपरासी को निकलते देख उसने उसे बुलाकर पूछा। चपरासी का इशारा करते ही वह प्रियवत की तरफ देखता हुआ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी मेज के सामने खड़ा वह नम्रता से विनय पूर्वक बोला, आप ही क्या अतुल चंद घोष हैं? सुनते ही उसका हृदय कांप उठा। कुछ सेकंड उसकी तरफ देखकर बोला, मैं ही अतुल चंद घोष हूं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर वह मुस्कुराते हुए बोला, नमस्कार। नमस्कार। प्रियवत ने अनचाहे दोनों हाथ मेज से गले तक उठाकर कहा, मेरा नाम गौरांग पाल, मेरे पिता फड़ी चंद्र पाल। क्षणांश में प्रियवत के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों? फड़ी पाल का लड़का मेरे पास क्यों? मुझसे उसकी क्या जरूरत है? सब झमेला तो चुक गया। सुना है कि वे दिमगत हो गए हैं कैंसर से। पिछले महीने 10 तारीख को। आपको इसकी खबर नहीं दी गई? इतना सारा झमेला था, फिर स्कूल का काम, कोचिंग करना। वैसे आपका घर ज्यादा दूर नहीं था। बात खत्म होने के पहले ही गौरांग सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। प्रियवत ने कनकी से देखा। भौमिक ने गौरांग को तो ताकते हुए अपनी नजर घुमा ली है। पिताजी ने डायरेक्शन दिया था, लेकिन मौलाली मोड़ पर उतरकर इस तरफ मैं एकदम नहीं पहचानता। थोड़ा चक्कर काटना पड़ा। एक गिलास पानी पिएंगे? पिलाएंगे? उमस है। फड़ीवाल भी आकर पानी मांगता था। प्रियवत गिलास लेकर खुद ही पानी लाने गया बरामदे में। क्या चाहता है? मेरे घर दफ्तर का ठिकाना फड़ीपाल अपने लड़के को क्यों दे गया? एक घूंट में पानी पीकर गिलास मेज पर रखा। होठ के किनारे से पानी ढुलक गया था। बाह के कुर्ते से पोंछ लिया। ठंडा होकर उसकी तरफ देख मुस्कुराया। सोचा था आपके घर पर जाऊंगा, पर बाद में सोचा यहां पर आपका दफ्तर भी देख जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से आज समय निकाल कर आया हूं। छात्रों को पढ़ाना ही मेरा रोजगार है। स्कूल मास्टर? प्रियवत ने सूखे गले से कहा, मास्टर लोग बड़े निरीह होते हैं, झमेले में नहीं फंसना चाहते। यही तो वह जानता आया है। गौरांग के आने के पीछे कोई मतलब हो नहीं सकता लगता। उसके चेहरे पर कुतूहल से भरी सरलता छाई है। यही तो वह अब तक देख नहीं पाया था। बेलगछिया में भारतीय बंग विद्यालय में 13 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, प्राइमरी सेक्शन में। वहीं पर एक कमरा लेकर कोचिंग क्लास कराता हूँ, एकदम सुबह निकलकर। अब और शरीर से इतना परिश्रम नहीं होता। उसके चेहरे पर थकावट, निराशा के भाव थे। दोनों हाथ मेज पर रखकर वह झुका, आराम पाने की गरज से। मां की भी उम्र हुई है, जल्द ही वह भी लगता है छोड़ जाएंगे।
बुखार बीमारी घर में किसी ना किसी को लगी रहती है। केवल पिताजी ने ही अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया था। 4 महीने से दवा कर रखा था। जानते थे बोलने से कोई फायदा नहीं, इस रोग का कोई इलाज नहीं, मरना ही है। प्रियव्रत ने कनखी से फिर भौमिक की तरफ देखा। एक खुली फाइल की तरफ एकटक ताक रहा था। इसका मायने है वह ध्यान पूर्वक सब सुन रहा है। फणी भाई गंभीर स्वभाव वाले थे। गौरांग ने उसकी बातों की स्वीकृति में माथा हिलाया। गंभीर तो सब समय थे। उसने छिटपन से देखता रहा हूं। असहाय कष्ट उठाने की आदत थी। यही सब बोलने के लिए आया है। प्रियव्रत धैर्य खो रहा है। यदि और कुछ कहना ना हो तो हट उठे। किस तरह उसकी बातों में बेचैनी लग रही है। लगता है खून जमा देने वाली रहस्य कहानी शुरू होने के पहले ही भूमिका हो। सिर घुमाकर प्रियव्रत ने ड्रॉर की तरफ ताका। सादा लिफाफा चुपचाप पड़ा है, पेन वाले बक्से से लगकर, मानो उसकी ढेर सारा काम निपटाना हो। अभी वह काफी व्यस्त है। इसी तरह की भंगिमा चेहरे से दर्शाते हुए ड्रॉर में हाथ डालकर वह कुछ जरूरी कागज खोजने लगा। वह बेवकूफ नहीं है। इस भंगिमा से जरूर ही वह समझेगा। अब उसे उठने को कहा जा रहा है। दराज से लाल नीली पेंसिल, रबड़, डॉट पेन, रिफिल तथा लिफाफा बाहर करके मेज पर रखा। दराज कुछ और खींचकर एक टक ताकते हुए निराशा में सिर हिलाया। चेहरा उठाकर एक बार उसकी ओर देखा। गौरांग कौतूहल भरी नजर से ताक रहा। प्रियव्रत को लगा वे दोनों आंखें कैमरे की तरह उसके भीतर का चित्र खींचकर साथ ही साथ डेवलप करके प्रिंट को उसे दिखा रही हैं। देखकर मजा आ रहा है। लिफाफे की तरफ भी देख रहा है। क्या वह जानता है कि लिफाफे में जो रखा है वह उसके पिता को ही देने के लिए था? ड्रॉर उसने जलाकर जोर से बंद कर दिया। खट करके आवाज हुई। लकड़ी से लकड़ी के धक्के की आवाज। गौरांग ने चौंककर चेहरा ऊपर उठाया। हाँ, जिसके लिए आया था। गौरांग झुककर गर्दन बढ़ाकर मेज से लगभग मुंह सटाकर फुसफुसाया। पिताजी का वह लेने आया हूं। कौन वह? प्रियव्रत के मुंह से यह आवाज निकलने के बाद भी मानो साए साए आवाज निकलती रही। हथौड़े की तरह कुछ दिमाग के भीतर चोट करके उससे अवश्य कर गया। पिताजी का माहवार। प्रियव्रत नाग जो देते रहे, इस वार से मैं ही वह। प्रियव्रत और कुछ नहीं सुन पा रहा। दफ्तर वाला सारा कमरा मानो धुंधला गया। फणीपाल तब तो मरा नहीं है। उसकी प्रेतात्मा उसके सामने बैठी है। अंधेरा, सब अंधेरे में डूब गया है। वही कन टोपी पहने सरल हंसमुखा चेहरा, गंभीर तन्मयता से फाइल की तरफ ताकता चेहरा। अफसरों के चैम्बर, टेबल, दरवाजा, सीढ़ी, धीरे धीरे सब उसकी नजर के आगे से गायब होते जा रहे हैं। लोड शेडिंग। उसके भीतर जो हाहाकार उठा था वह थम गया। चुप्पी। प्रियव्रत सरकते हुए आगे बढ़ने पर टकराया। मंगला का चेहरा, हितू का चेहरा, चचेरे भाइयों के घर के सारे लोगों के चेहरे बिखरे हुए से लगे। नहीं नहीं नहीं, उसे आप क्या देना? कैसी माहवार? पिताजी लो लेते थे। गौरांग के गाल सख्ती से फड़क उठे। उसे वही लेंगे। आप कौन होते हैं? दूसरी दुनिया। दूसरी बार शुरू किया। मिटाने के लिए फणीपाल ने इसे भेजा है। ढील ना दो, आज सरपन ना करो। उसके भीतर कोई एक स्वर अनुनय कर रहा है। जो मिल गया उससे मत खोना। अभी तो रिटायर होने में आपके 4-5 साल बाकी हैं। पिताजी बोल गए थे तब तक आप देते रहेंगे, इससे आपका ही भला होगा। गौरांग की आवाज और चेहरा दोनों कड़े हो गए। नहीं, मुझे और भलाई नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं। सोच कर देख लीजिए। लग रहा है आपको धक्का पहुंचा है। सोचने के लिए मोहलत ले लें। जल्दबाजी कुछ नहीं। हम में से कोई मर नहीं रहा अथवा भाग नहीं रहा। आपको दफ्तर आना ही है, मुझे भी स्कूल जाना है। आपको तो एक लड़का छोड़कर कोई नहीं। मेरे तो 7-7 बच्चे, माँ पत्नी है। तो फिर कब आऊं? कल? प्रियव्रत ने सिर हिलाकर ना कहा। परसों? कभी भी नहीं। झट से ना मत करें, सोच लीजिए। गौरांग ने मानो अनुनय के स्वर में कहा। 500 रुपए बिना परिश्रम के प्रत्येक महीने मिलता रहे, ऐसा सुयोग वह खोना नहीं चाहता। वर्ष में 6,000, 5 वर्षों में 30,000। यदि आप पूरे 25,000 दे दें तो वादा करता हूं आप फिर कभी मुझे नहीं देखेंगे। स्वदेश
आ गया था। अतुल भाई, वही पत्र टाइप कर दिया है। स्वदेश एक बार गौरांग की तरफ देखकर भौमिक की मेज के पास जा बैठा। प्रियव्रत लिफाफे से पत्र निकालकर पढ़ने लगा। भौमिक और स्वदेश दोनों सिर झुकाकर धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। क्या बतिया रहे हैं? गौरांग की सब बातें क्या उनकी मेज तक पहुंच रही हैं? भौमिक के कान खड़े रहते हैं, नजर भी तेज है। अफसरों के दिए गए नोट में गलत हिज्जे को पकड़ लेता है। वे दोनों उठकर कमरे से बाहर निकल गए। क्यों? इस समय कुर्सी छोड़कर बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई भौमिक को? प्रियव्रत ने घड़ी देखी। छुट्टी होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। मैं अब और ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप जा सकते हैं। लगभग 1 लाख रुपया मैं आपके पिताजी को दे चुका हूं। बस यही तो कुछ 1 वर्ष पूरा होने को आए। गौरांग का वही सरल चेहरा। वह क्या जान गया है कि मैं डर रहा हूं? उसके ना बोलने पर क्या गुस्से में चिल्लाएगा? भौमिक नहीं, लेकिन दूसरे लोग तो सुन सकेंगे। वह मुंह घुमाकर बरामदे वाले दरवाजे की तरफ ताकता रहा। उसके चेहरे पर ताकते हुए डर लग रहा है। सुबह से रात तक मास्टरी करके घर चला रहा है। घर में बड़ा अभाव है। 500 रुपए किसी भी तरह छोड़ेगा नहीं। वह रोज आएगा, सामने बैठा रहेगा, धीमे आवाज में बोलेगा। वो सोचा, उसके जाते समय फिर बोलेगा, तो फिर कल। आखिर धैर्य रखने की भी एक सीमा है। किसी दिन डायरेक्टर का खास चपरासी सुखेंदु आकर बोलेगा, साहब आपको बुला रहे हैं। उसे पता लगा कि वह बुलावा किस लिए। सामने वाली फाइल बंद कर ड्रार में चाबी लगाकर चुपचाप कुर्सी सरकाकर धीरे से उठेगा। कनखी से भौमिक की तरफ एक बार जरूर देखेगा। वह तब फिर सिर झुकाकर काम में लगा होगा। बाद में सुखेंदु से पूछेगा कि साहब ने अतुल बाबू को क्यों बुलाया था। डायरेक्टर के किसी बुलाने पर सुखेंदु किसी काम का बहाना कर कमरे में रहता है, सब कुछ सुनता है। फिर दफ्तर के उसके बाद ही फुसफुसाना शुरू हो जाता है। पहले तल्ले पर डायरेक्टर के कमरे में घुसने से पहले वह मोटे पायदान पर अपने जूते घिसेगा। 26 सालों में कितनी बार इस कमरे में वह गया है। 7 डायरेक्टर बदलते उसने देखे हैं। पहले 3-4 सालों तक तो इस कमरे में बुलावा आने की उसमें काबिलियत ही नहीं थी। एक ही मेज पर वह और अमल आमने सामने बैठते थे। बरामदे वाले दरवाजे की तरफ सिर घुमाकर उसने प्रियव्रत ने देखा। गौरांग चला जा रहा है। कमरे से निकलकर सीढ़ी से उतरने से पहले एक बार घूमकर उसने देखा है। उसकी नजर में निराशा के भाव स्पष्ट हैं। हो सकता है उसकी पलकें झुकी रहने के कारण ऐसा लग रहा है। कुर्सी से उठकर वह बरामदे में आ खड़ा हुआ। सीढ़ी से उतरकर नीचे जाते हुए गेट पार कर सीमेंट से बने रास्ते तक पहुंचने में उसे कितना समय लग सकता है। प्रियव्रत बरामदे में झुककर गौरांग को देख नहीं पाया। हो सकता है भौमिक ने उसे पकड़ा हो। सुनिए, आपके पिताजी महीने की पहली तारीख को रुपए लेने के लिए अतुल घोष के पास आते थे। इस बारे में नहीं रहे कैंसर से, अन्यथा ना लें। तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आपके पिताजी को वे रुपया क्यों देते थे? पिताजी को रुपया उनके पास बाकी था। अतुल भाई ने कहा था, आपके पिताजी बड़े गरीब थे, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, ढेर सारे लड़के लड़कियां को लेकर। झूठ बात। किस परिवार में अभाव नहीं? इसका मतलब यह नहीं कि परिवार का भरण पोषण नहीं होता। यह सरासर झूठ है। उन्होंने बात कही है तो गलत है। दरअसल वे शुरू से झूठ का सहारा ले रहे हैं। नाटक, जीवन ही उनका बहरूपीयपन पर आधारित है। उनको देख रहे हैं, उनके बारे में जो जानते हैं, असल में आखिर बात ठीक नहीं समझ पा रहा। असल बात क्या है? गौरांग क्या बोल देगा कि अतुल चंद घोष दरअसल में क्या है? लगता है बोलेगा नहीं। बोलने के बाद तो प्रत्येक महीने 500 रुपए अथवा थोक 25,000 रुपए से हाथ धो बैठेगा। गौरांग इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगा, उसे नहीं मिलेगा। यह पूरी तरह जानने के लिए इंतजार करेगा। रोज आएगा, मेज की दूसरी तरफ बैठकर अनुनय करेगा, धमकी देगा, सब धीमी आवाज में, सरल चेहरे से। लेकिन उसकी भी तो धैर्य की सीमा है। मोटर बाइक की आवाज पाने के लिए वह प्रतीक्षा में है। ना सुनने तक उसको नींद ना आएगी। कितना बजा है अभी? चाचा के घर में एक जापानी दीवार घड़ी थी, प्रत्येक घंटे पर बजती थी। इस घर में रात में सुनाई पड़ती। 2 साल हुए सुनाई नहीं पड़ रही।
उसकी उम्र से भी ज्यादा उम्र हुई उस घड़ी की। होश आने के बाद से ही उसे देख रहा है। 8 रुपए में चाचा ने नीलामी में खरीदी थी। खरीदने के बाद एक बार भी उसके ऑयल की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार भी स्लो अथवा फास्ट नहीं हुई। उसी तरह से चल रही है सार दर सार, घंटा, मिनट, सेकंड। इस तरह किन्हीं मनुष्य के लिए भी चलना संभव नहीं। एक तरह से, एक ही तरह से, एक मिनट भी, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं। जो देखेगा, जो सुनेगा, वह अवाक होगा। कितनी अच्छी घड़ी, कितनी विचित्र घड़ी। कहा किसी ने तो एक बार भी नहीं कहा। 26 साल तक एक तरह डरते हुए बिताए, अभी भी पागल नहीं हुआ। कितना आश्चर्य। चंडीगढ़ के प्रोफेसर गुप्ता भी इसी तरह के सोचते हैं। उसने मुलाकात होती तो वह पूछता, इस तरह से मान मर्यादा सहेज कर अंत में क्या मिला। गौरांग को भी पूछा जा सकता है, इस तरह ब्लैकमेल करके क्या आप अपना अपमान नहीं कर रहे हैं? आपकी आत्मा क्या कहती है? वह आदमी स्कूल मास्टर है, कुछ लिखा पढ़ा है, पाठ्य पुस्तकें उल्टा पढ़ता है, उसमें अच्छी, गूढ़ और महत्वपूर्ण बातें हैं। उन सब बातों को समझकर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। मेरी बातें हो सकता है सोचने को मजबूर करें। सोचते सोचते एक ही जगह पर पहुंचकर उसे जब लगेगा अब नहीं, प्रियव्रत तो पूरी तरह शांति मिल गई है, अब उसे माफ कर दिया जाए। नौकरी की उम्र तो खत्म होने पर है, अब राहत उसे मिल जाए। कॉलिंग बेल बज उठी। हितू आया है। हितू आया क्या? मोटर बाइक की आवाज तो मिली नहीं। प्रियव्रत उत्सुकतावश सहज हो उठा। तिलू की पदचाप को नीचे सीढ़ी पर गई। सो गया क्या? रात कितनी हुई? फिर कॉलिंग बेल बजी, लगातार 3 बार। बजाने वाला बता रहा है कि वह जल्दबाजी में है। बिस्तर पर वह उठ बैठा। प्रियव्रत अब सांकल खटखटाने की आवाज। इससे स्पष्ट है कि धैर्य की सीमा पार कर झुंझलाहट में परिणत हुई है। प्रियव्रत बिस्तर से उठकर छत की रेलिंग की तरफ दौड़ गया। चाचा के बरामदे में रोशनी हो रही है, लगता है अभी जलाई गई है। रेलिंग से झुककर उसने देखा हितू दीवार से लगकर खड़ा है, साथ में एक और आदमी। कुछ हुआ तो नहीं? आता हूं। प्रियव्रत तेजी से उतरकर आया नीचे। सीढ़ियां उसकी जानी पहचानी है। कुल मिलाकर 33 सीढ़ियां हैं। 3 बार घूमते ही नीचे। रोशनी जलाने की जरूरत नहीं, अभी उसका ख्याल भी नहीं। हितू के साथ कौन है? एक्सीडेंट किया क्या? मोटर बाइक की आवाज उसे नहीं मिली थी। बाहर से ठोकर मारने की आवाज के साथ साथ दरवाजा उसने खोला। कमर पर दोनों हाथ रखकर हितू खड़ा था। बरामदे की रोशनी दूसरी तरफ होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। जड़ से कटे पेड़ के तने की तरह उसके साथ का आदमी दोनों हाथ हितू के कंधे पर रखे खड़ा था। दरवाजा खुला है, अब भीतर जाओ। उसको आप थोड़ा पकड़ कर ले जाए, वह आदमी धीमी आवाज में जल्दी से बोला। प्रियव्रत ने उसको पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा खोलते इतनी देर क्यों की रास्कल? हितू सामने की तरफ झुका पड़ रहा था। उस आदमी ने कंधे से पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। क्या हुआ है? प्रियव्रत ने अवश होकर जानना चाहा। उसका सारा शरीर थर-थर कांप रहा था। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी ज्यादा पी ली है, ले जाकर सुला दीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, टैक्सी खड़ी है। उसकी मोटर बाइक? लगभग चीख कर प्रियव्रत ने पूछा। वह आदमी 3-4 कदम आगे बढ़ गया था। ठिठक कर बोला, ऑफिस के सामने रास्ते पर खड़ी है, वहां आदमी है, चोरी नहीं होगी। प्रियव्रत ने देखा चाचा वाले बरामदे में कोई घूंघट काढ़े आकर खड़ा हुआ है, और तभी रोशनी बुझ गई। अंधेरी गली से गोपी वसाक लेन की लैंप पोस्ट की रोशनी बैटरी खत्म हो जाते ही टॉर्च की तरह लग रही थी। चलो। कहा, क्यों, किस लिए? पहले जवाब दो, दरवाजा खोलने में देर क्यों की? रुपया दिख रहा है, स्कॉच। साला, लिखता हूँ, परिश्रम करता हूँ, नौकरी मेरे पीछे दौड़ेगी। अंग्रेजी मैंने सीखी है, तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं। झटके से हितू के हाथ हटाते ही झूलने लगा। हितू, ऊपर चलो। चुप साला, मैं क्या डिसऑनेस्ट जर्नलिस्ट जो शराब पिलाकर अपनी तरफ कर लेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारी तरह चोर स्मगलर के भाषण इस हाथ से टाइप करूंगा, सोचा था? बोलो साला, क्यों दरवाजा खोलने में देर की? नहीं बताओगे तो लात मारकर भुड़ता बना दूंगा तुम्हारा। फिर तू दांत पर दांत कसकर प्रियव्रत ने दबी चीख के बाद 2 हाथों से कमीज का कॉलर पकड़कर जोर से खींच उसे घर से भीतर गया। सरदा दरवाजे का किवाड़ जोर से बंद करने के साथ चाचा वाले घर के तल्ले से किसी झुंझलाहट प्रकट की। अंधेरे में हितू कहाँ पर खड़ा है, यह प्रियव्रत समझ नहीं पा रहा। उसके दिमाग में अजीब उथल पुथल मची है। जोर से चीखने पर हितू गिरते पड़ते भीतर चला आया था।
लेकिन कहाँ। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर पूछा, हितू। सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाकर फिर हाथ बढ़ाया। अंधेरे के खालीपन में खून मांस से निर्मित एक जीवंत शरीर को स्पर्श करना चाहता था। क्या हुआ? हितू क्या गायब हो गया? दिमाग में सब उथल पुथल क्यों? दुस्वप्न में तो इसी प्रकार अनर्गल परिस्थिति का अभाव होता है। तो क्या हितू नहीं रहा? प्रियव्रत स्विच की तरफ जाने के लिए आंगन की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी रोशनी जल उठी। बाबू, भैया जी आए नहीं? प्रियव्रत ने सिर झुकाकर देखा। गठरी की तरह छाती और ठेहुआ को एक करवट हितू पड़ा है। सांस चलने के साथ साथ उसकी बाह में कंपन होता है। झुककर नीचे हितू के ललाट पर हाथ रखा उसने। शांत चेहरा गहरी नींद में बच्चे की तरह मासूम लग रहा है। होठ दोनों खुले, जीभ दिख रही। हितू, तिलू, तुम पैर पकड़ो, इसे ऊपर ले चले। प्रियव्रत ने हाथ के पसीने की छाती से रगड़ दिया। दूसरे तल्ले पर बिस्तर पर सुलाकर जूता मोजा खोल दिया। भीगे कपड़े की तरह शिथिल पड़े दोनों हाथों को उठाकर छाती पर रखा। यदि तुम उतरकर जल्दी से दरवाजा खोल देते तो यह चिल्लाता नहीं। सो गया था। प्रियव्रत अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठा। शून्य दृष्टि से कमरे के भीतर को देखा। सिनेमा के पर्दे की तरह उसके सिर में ट्रेन के भीतर जलते कमरे की खिड़कियां एक एक कर तेजी गुजर रही थीं। एक एक घटित कुछ शब्द, मंतव्य, भंगिमा, हंसी, गुस्सा और मांग उन खिड़कियों के भीतर देख पा रहा है। अंत में ट्रेन के गुजर जाने के बाद पर्दा एकदम से सफेद पड़ गया। प्रियव्रत को एकदम भोर से नींद आई। इस बीच 2-3 बार नींद टूटी। आधी नींद में याद करने की कोशिश की थी। ट्रेन जिस लाइन से होकर जा रही है उसके अंत में एक टूटा पुल, जबकि एक जोर की आवाज नहीं हुई। लेकिन दरवाजा, खिड़की, छत, बेंच सभी टूट कर बिखर गए। चक्के निकल गए। लाइन टेढ़ी हो गई। बिखरे सामानों के बीच केवल एक आदमी की लाश पड़ी। नींद में भी सब भीतर पड़ा। पीड़ा हो रही थी उसे। सुबह नींद टूटने पर उसने खिड़की से आकाश की तरफ देखा। कोई मानो सिगरेट के धुएं को आकाश की तरफ फेंक रहा। इस तरह के बादलों के गुच्छे जमे पड़े थे। कान खड़ा करके आवाज सुनने की कोशिश की। बर्तन के रखने रखाने सजाने की आवाज के अलावा दूसरे तल्ले पर इस समय कुछ सुनने को नहीं मिलता। पास वाले मकान में रेडियो से गाने की आवाज तैरती आ रही है। इसी बीच 3 बार थप्पड़ मारने की आवाज के बाद किसी बच्चे के रोने की सप्तम सुर में ऊंची आवाज आने लगी। खिड़की के निकट एक कौवा कांव कांव कर उठा। दूसरे दिनों की तरह एक सुबह मुंह धोने के लिए कमरे से निकलते समय हितू से सामना हो गया। डाइनिंग टेबल पर बैठा था। एक हाथ में अखबार, पास में पड़े 2 और अखबार, दूसरे हाथ में चाय की कप पकड़े था। हितू ने नजर हटाकर अखबार तह करके देख रखा। सुबह सुबह वह तो बिस्तर पर ही उठकर चाय पीता है, आज क्यों कमरे के बाहर पी रहा? हितू क्या उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा में बैठा है? तो क्या उसने सोचा है कि हितू की नजर में शर्मिंदगी होगी? हितू कुछ अपराध करके बराबर स्वीकार कर लेता है। मुंह धोकर प्रियव्रत उसके सामने आ बैठा। एक अखबार खींच लिया। श्रीलंका, IPF, तमिल टाइगर, कोराईकाल बम ब्लास्ट, पंजाब 5 पर्सन शॉट डेड बाई, न्यू प्लान टू फाइट कम्युनल एलिमेंट्स, अफगान फाइटिंग, ट्रू मर्डर, ग्रुप क्लैश, टॉक्स फेल, yet to divide scale, power supply improve, seminar on drug abuse। वह अखबार रखकर दूसरा उठाने जा रहा था, तभी हितू बोला, एक बात कहूंगा। प्रियव्रत ताकता रहा। हितू की नजर अखबार की तरफ नजर से नजर मिलाने में संकोच हो रहा। उसे क्या याद है कि कल घर कैसी अवस्था में लौटा था? लात मारकर तेरा बात पूरी कहने नहीं दी, तब तिनकौड़ी की याद आई थी। आपने सुनने के बाद कल शाम को थाने में फोन किया था उस लड़की के बारे में जानने के लिए। लड़की? नीरू। हाँ, ओसी फोन पर मिल गए। खुद ही केलू ने सुबह थाना जाकर लड़की के लापता हो जाने की खबर दी थी। उसने एक और बात जोड़ी गई थी। उसके बचपन का दोस्त मकान के पीछे रहता है। उसने उसकी लड़की को घर से निकल जाने के लिए बहकाया है, इसमें संदेह नहीं। मैं आपका ही नाम लिया था। कहा है उसकी पत्नी बहुत दिनों पहले चल बसी है। अभी वह
अभी क्या? प्रियव्रत के हाथ की 10 उंगलियां मानो काट हो गईं। उसे लग रहा है कि हृदय पिंड उसका नीचे पैरों तले खिसक गया है। प्रश्न सुनकर भी अनसुना करते हुए हेतु बोला, ओसी को तभी लगा था झूठ बोल रहा है, इसलिए संदेह भाजन के रूप में प्रियव्रत नाग का नाम डायरी में दर्ज करने से उसने इनकार कर दिया। ओसी ने उससे जिरह की, क्यों इतनी बड़ी बदनामी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बारे में करना चाहता है? इस शिकायत को प्रोवाइड कर पाएगा? क्या बोला खुद ही के लो। इसे फिर पूछा नहीं, पर ओसी ने इतना भर ही कहा, केस आगे नहीं बढ़ेगा। इसे वे शुरू से जानते थे। वह आदमी जितना धूर्त है उतना ही डरपोक। खुद आपकी लड़की को कहीं हटाकर अब भाग गई, इसे बताना चाहता है एवं इसे विश्वास योग्य बनाने के लिए एक अधेड़ विधुर व्यक्ति पर दोष मढ़ना चाहता है। यह सब सुनने के बाद दिमाग इतना परेशान हो गया कि उसी को पता है कि प्रियव्रत नाग तुम्हारे पिता हैं? नहीं जानते थे, बाद में बताया था। उसी का नाम दोबारा हमारे अखबार में छपा था। यह मैंने छपवाया है। उनको ऐसा लगता रहा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि खुद के लोग क्यों उसके नाम पर कलंक थोपना चाहता है। हितु परेशान था और गुस्से से भरी एक संदेह की नजर से उसे ताक रहा था। प्रियव्रत ने उसकी तरफ देखकर जानना चाहा कि उसके मन में किस तरह की भावना घर कर गई है। शिकायत? क्यों इतना कमजोर मनोभाव? लेकिन हितु को पता है कि औरतों के प्रति दुर्बलता रहती तो बहुत वर्षों पहले ही शादी कर लेता। खुद ही के लोग क्यों यह कलंक उस पर थोपना चाहता है? ये कैसे बोलूं? उस दिन बारिश में मौलाली के मोड़ पर दुकान के दरवाजे के नीचे खड़ा होने अथवा चाय समोसा खाते हुए या फिर बस के आने तक मेरी बातें, नजर, व्यवहार, भंगिमा से ऐसा क्या प्रकट हुआ था जिससे खुद के लोग को लगा हो कि नीरू के प्रति मेरा तुम्हें विश्वास है? हितू के आंखों के आगे धुंधलाकर फिर डूबती उतरती हुई छाया उस पर पड़ी। क्या सोच रहा है? हितू ने सिर हिलाया, नहीं। तब फिर प्रियव्रत धीरे धीरे सीधा होकर बैठा। छाती के भीतर का धुंधला छट गया, हल्का लग रहा है। कुर्सी पर उठक कर देखते हुए लक्ष्य किया कि एक मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। नहीं, आपसे ये कतई नहीं संभव, आपसे कुछ भी नहीं संभव। इसलिए तो सोच नहीं पा रहा हूं कि खुद ही के लोग आपके बारे में ऐसी शिकायत क्यों करने आ गया। कुछ भी संभव नहीं। इतना वह असमर्थ है तो फिर इतने वर्षों में उसको इतना बड़ा किया, यह क्या कुछ नहीं? तो क्या शराब पीकर रात में घर लौटने पर पिता को लात मारकर कहना ही पुरुषत्व हुआ? जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पेशाब करना चाहा, उसे चोर स्मगलर के पैसे से स्कॉच पीने के लालच को न संभाल पाना ही बुद्धिमत्ता है। शिकायत क्यों की? मुझे क्या पता। मेज पर मुक्का मारकर प्रियव्रत चीख पड़ा। हितू ने अपनी पहली बार पिताजी को आंखें फाड़कर गुस्से से लाल पीला होते देखा। मुझे उसके भीतर की शैतानी के बारे में क्या पता? तो क्या ऐसे ही बोला? हाँ, ऐसे ही फालतू। एक गरीब आदमी, परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं, सब समय खाने पीने की चिंता, 5 आयुर्वेद लड़कियां, उनको लिखाना पढ़ाना सिखाया नहीं, दुबला चेहरा, शादी करा नहीं पाएगा। इस तरह का आदमी ही नीचे गिर सकता है, ईर्ष्यालु होता है। मैं ठीक हूं, ये उसे सहन नहीं हो पा रहा। आप ठीक हैं। एक सक्षम पुरुष बिना औरत के कैसे ठीक रहता है? रह सकता है, संभव है, विश्वास नहीं होता। हितू इस तरह से कोई लड़का पिता से बात नहीं करता। सॉरी। हितू अखबार पर नजर दौड़ाने लगा। होठ पर एक मरोड़ का चिन्ह, ओठों में अशांति का भाव। पहले तुम इस तरह से बातें नहीं करते थे, नौकरी कर लेने के बाद तुम बदल गए हो। क्या आप कहना चाहते हैं कि जब तक मैं आपके अधीन था तब मैं आपका अनुगत था, आज्ञाकारी था, और अब कमा रहा हूं इसलिए आपकी समालोचना कर रहा हूं? लेकिन एक बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, इसी के साथ वैचारिक क्षमता भी। तुम मेरी समालोचना करोगे? मैं अच्छा या बुरा हूं इसकी राय दोगे? ओह, इस तरह से क्यों सोच रहे हैं? प्रत्येक आदमी किसी दूसरे की छानबीन कर सकता है यदि उसके दिमागी तौर पर क्षमता हो। खुद ही केलू ने भी आपको उसी नजर से मापा है। उसे लगा है कि आपने उसकी लड़की को बहकाया है। इस बात का कोई संदेह नहीं करेगा। झूठ, एकदम झूठ। प्रियव्रत उठ खड़ा हुआ। हितू अखबार रखकर कुछ बोलने लगा। उससे पहले ही वह बोल पड़ा, मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता कोई। बहुत सहाय, बहुत सहाय, अब मैं नहीं झुकूंगा। हठात उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, सिर चकरा गया, आंखें बंद कर दोनों हाथ बढ़ाए, हिलते डुलते मेज पर आ झुका।
कुछ पकड़ने की कोशिश में नाखूनों से सनमाइका को खरोचने लगा। हितू उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। ललाट पर पसीने की बूंदें, काला पड़ गया चेहरा, आंखें दोनों धंसी हुई। अचानक उठकर उसने प्रियव्रत का हाथ पकड़ लिया। बैठिए, बैठिए ना। धीमी आवाज में हितू ने आदेश दिया। बिस्तर पर कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए। लगता है आपका प्रेशर फिर बढ़ा है। एक बार डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। कमरे में चलिए। कुछ नहीं हुआ है मुझे, हाथ छोड़ो। प्रियव्रत कुर्सी पर बैठे मुंह घुमाकर दीवार की तरफ ताकता रहा। उसके चेहरे की तरफ ताकते ताकते हितू के ललाट पर रेखाएं उभरी। अखबार उठाकर फिर उसने मेज पर रखा। हितू, तिलू, बढ़िया चाय बनाकर ला, पिताजी पियेंगे। नहीं, जो कहा है वही कीजिए। थोड़ी देर आराम करिए। आपको चेकअप कराने की जरूरत है। जरूरत नहीं है, ठीक हूं। तिलू, थैले तो देना। बाजार जाने की जरूरत नहीं है। प्रियव्रत उठकर कमरे में चला गया। लुंगी के ऊपर कुर्ता पहन उसने कमरे के बाहर आकर देखा। हितू थैला लिए खड़ा है। हितू थैला लिए खड़ा है। आज मैं बाजार जाऊंगा। प्रियव्रत ने मना नहीं किया। उसने जाने के लिए कोई जिद भी नहीं पकड़ी। अपने कमरे से लौटकर कुछ करने के लिए सोचने लगा। व्यस्त रहता है, वरना अपनी अस्थिरता पर काबू नहीं कर सकता। बिस्तर के नीचे झाड़ू देखकर झुककर उसने उठा लिया और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। खुद ही केलो के साथ मुलाकात करके इस बारे में फैसला करने की जरूरत है। उसके बारे में फालतू संदेह की बात पुलिस से क्यों कहना लगा, यह जानना है। हितू ने विश्वास नहीं किया। उसी दिन विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास करेंगे। चाचा के घर में सब लोग, भौमिक, स्वदेश, मंगला जिंदा रहती तो इस तरह की बातें नहीं उठती। प्रियव्रत ने तस्वीर की तरफ देखा। शादी के 15 दिनों बाद वह तस्वीर दुकान में जाकर खिंचवाई थी। वह कुर्सी पर बैठा है, पास में खड़ी मंगला। उसका एक हाथ उसके कंधे पर था, हाथ में मोटा बाला और कुछ एक चूड़ियां पहने हुए, उंगली में अंगूठी। उसी तस्वीर में से उसका चेहरा अलग कर बड़ा करवाया था। मांग में सिंदूर और ललाट की टिकुली पर रंग दिया हुआ। फोटोग्राफर ने कहा था, इस तरह देखिए, हंसिए हंसिए। 2 तेज बल्ब जल रहे थे, एक बगल से और दूसरा सामने नीचे से। तेज रोशनी की गर्मी से मंगला के चेहरे पर पसीना चुहचुहा आया था। दोनों तब हंसे थे, जोर जबरदस्ती हंसी। लेकिन इस वक्त मंगला पर वह हंसी मधुर लग रही थी। उसके चेहरे का निचला हिस्सा हितू के चेहरे पर गया है। इसके अलावा और कुछ क्या? रात की बनी रोटी वह सुबह खाता था और हितू पाव रोटी। भोर में दूध लाने आता तब खरीद लाता। वह अपने हाथों से कर जेले लगा लेता। हितू कुछ वर्षों बाद जान पाया कि पिताजी रात की बासी रोटी गुड़ के साथ खाते हैं। जानकर बेहद अवाक हुआ था वह, यह सोचकर कि पिताजी ने उससे इतने दिनों तक कैसे छिपाए रखा। एकदम सहज कुछ, अगर मुझसे पहले नींद से उठते तो देख पाते। दूसरे दिन नींद से उठने पर उसने हितू को पास में नहीं देखा। कमरे से निकलकर देखा, मेज पर झुका हितू रोटी खा रहा है। इस बार से मैं ही रोटी खाऊंगा। उस दिनों उसकी उम्र थी 12। 1000 बार मान मनोबल करने के बाद भी उसकी जिद तोड़ी नहीं जा सकी। इसे पता नहीं कितना गहरा सुख उसे मिला था। मंगला भी सुख का अनुभव करती, जिंदा रहने पर देखती। दिन ब दिन हितू बड़ा होने लगा था। टीवी ले आया, फ्रिज लाया, मोटर बाइक चलाने लगा। विद्या बुद्धि में भी आगे रहा, किंतु फणिपाल की बात कभी नहीं जान पाया। यही एक बात आज से बेटे से छिपा कर रखी हुई है। आपसे कुछ भी संभव नहीं। यदि संभव ही था तो वह कैसे हो सका? तुम्हारे जन्म के पहले ही फणिपाल उसके बीच आया था। एक भयाक्रांत छाती की तरह उसने छाया कर रखी थी उसकी दुनिया के माथे पर। उसकी छाया में जीवन के बेहतरीन क्षण गुजारे थे उसने। फणिपाल मर गया सुनकर लगा था छाता बंद हुआ, लेकिन वही छाता तो वह गौरांग के हाथों में थमा गया। प्रियव्रत झाड़ू देने के बाद कमरे को कागज में लपेटकर बाहर पिछवाड़े फेंकने के लिए ऊपर छत पर गया। छत के किनारे से नीचे वाली छत पर उसकी नजर गई। खुद ही केलो की पत्नी कपड़े पसार रही थी। दुबले पतले शरीर पर किसी तरह महीन रंगीन साड़ी लपेट रखी है। भीतर कुछ भी नहीं, मुंह और हाथ दोनों ऊपर की तरफ, इसलिए उसे देख नहीं पाई। उसकी साड़ी के भीतर से पूरे शरीर को मानो वह देख पा रहा। सच में देख रहा है या नहीं, एक आकांक्षा उसके मन में इसी वक्त उभर आई। एकदम से नीरू, सिर के बाल, लाट, नाक, ठुड्डी, कान, गला, कंधा, पीठ, कमर में पड़ी सलवटें। प्रियव्रत किनारे से सरक आया। खुद ही केलो की पत्नी इस बार इधर घूमी है। प्रियव्रत ने पीछे घूमकर देखा। किलू कहा। पहले भी उसने नीरू की माँ को देखा था, लेकिन इस तरह नहीं। आदमी के समानता उसके चेहरे से मिलती है, लेकिन उसके शरीर में क्यों खोज की? तो क्या वह नीरू को ही खोज रहा था? हितू ने क्या इसी खोजने की बात को
कहना चाहता था? वह क्या मेरे भीतर को जानता है? प्रियव्रत हतप्रभ खड़ा रहा। फिर उसे एक डर सताने लगा। घड़ी की तरफ देखा। भौमिक वाली कुर्सी खाली। अभी अभी एक तल्ले पर उतरा था। 4 सूत्री मांग 2 ब्लॉक सर्वेयर की बर्खास्तगी के विरोध में गेट के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एम्प्लॉयज एसोसिएशन का भौमिक सक्रिय सदस्य है, इसलिए उसकी दौड़ धूप मची है। प्रियव्रत भी सदस्य है, लेकिन विरोध, अनशन तथा जुलूस में शामिल नहीं होता। इसके लिए भौमिक तथा दूसरों की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। वाद विवाद न कर वह केवल हंसता हुआ सिर हिलाता है। मेरा कहना है और ना रहना एक ही बात है। सच तो यह है कि भौमिक, चीख चिल्लाहट, मुकदमेबाजी और गाली गलौज मुझे अच्छे नहीं लगते। 25 सालों से जो देखता आ रहा हूं वैसा का वैसा, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक कहा है अतुल भाई, कोई परिवर्तन नहीं, केवल बारी बारी से प्राइज इंडेक्स ऊपर उठता गया। इसके साथ साथ बराबरी में हम ऊंची आवाज में चिल्लाते रहे। आपका क्या है? केवल 2 प्राणी। लड़का भी नौकरी कर रहा है, कोई झमेला ही नहीं। भौमिक उसकी समस्याओं के बारे में क्या जानता है? वह क्या प्रियव्रत नाग को जानता है? कल गौरांग को सीढ़ी पर पकड़ने के लिए ही स्वदेश के साथ उठ गया था। हरिपाल, खुदी केलो, गौरांग, हितू, नीरू को क्या जानता है? भौमिक के लिए समस्या केवल खाने पीने की व्यवस्था को लेकर है। जानते हैं अतुल भाई, मुझे बेटी की बड़ी तमन्ना है, इसलिए पत्नी को कहा है कि सेकेंड इशू अगर बेटी हुई तब ऑपरेशन करा लूंगा। क्या लक है, ठीक बेटी ही पैदा हुई। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा। ठीक इसी वक्त फणिपाल आता था। गौरांग भी कल आया था। लगता है यह भी फणिपाल अपने लड़के को बता दिया किस वक्त जाना है। आज आ भी सकता है, आज या कि कल या परसों के लिए कहा। उसे याद करने की कोशिश की। केवल 24 घंटे पहले बोल गया था, पर उसे याद नहीं। स्मृति कमजोर पड़ रही है। अतुल भाई अभी बैठे हैं, चलेंगे नहीं? स्वदेश है। उसका पत्र हितू को दे नहीं पाया। लगता है उस पत्र के बारे में जानने आया है। कहां? गेट पर? नहीं जानते ही हो तो इसमें भाग नहीं लेता, रहना चाहिए। स्वदेश मेज पर झुककर धीरे से बोला, दफ्तर में कब और कैसे फंस जाए पता नहीं आपको। एक मोमो पकड़ा दें तब आप अकेले लड़कर उसे विड्रॉ करा पाएंगे? कहिए, कर सकेंगे? जो 2 आदमी सस्पेंड हुए हैं, पता है उनका क्या दोष है, लेकिन हम ऑर्डर विड्रॉ कराएंगे ही। वे दोनों हमारे एक्टिव मेंबर हैं। फंस जाएंगे क्यों कहा था? प्रियव्रत के ललाट पर चिंता की लकीरें तन गई। तो क्या गौरांग ने उन दोनों की कल बातें सुनी है? लेकिन वह आदमी तो बड़ा ही धूर्त लगा था। हाथ का ताश इतनी जल्दी दिखाने वाला बेवकूफ नहीं करेगा। तुम्हारा पत्र लड़के को दिया है, खूब बढ़िया अंग्रेजी में लिखा है। स्वदेश का चेहरा खिल उठा। कल दफ्तर में बैठकर लिखा है, टाइप करा लिया था। थोड़ा सोच समझ कर लिखने से। नहीं, ज्यादा सोचने पर लिखने में स्वाभाविकता नहीं रहती। देखो ना, जो आदमी ज्यादा सोचता है वह खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे आपको शुरू से देख रहा हूं, कुछ लेकर हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, कम बातें करते हैं। देखने पर लगता है कि किसी बड़ी जटिल दार्शनिक समस्या को लेकर चिंतित है। मैं दार्शनिक लगता हूं? आईने के सामने खड़े होकर देखूंगा, समझ नहीं पाएंगे। अपने आप को समझना बड़ा मुश्किल है। आईने के सामने खड़े होते ही आप चौकन्ने हो जाएंगे और तब किसी दूसरे को सामने पाएंगे। दरअसल अतुल भाई, एक आदमी के भीतर दूसरा व्यक्ति हर समय मौजूद रहता है, डॉक्टर जैकाल और मिस्टर हाइड। यही कारण है कि मैं आईने के सामने खड़े होकर बाल तक नहीं संवारता। पता नहीं अपने आप किस रूप में देख लूं। स्वदेश अपने पॉकेट में कंघी बाहर करके आंखों के सामने रखकर देखने लगा, मैल भरी है या नहीं। प्रियव्रत सूखे चेहरे से देख रहा था। जैकल और हाइड माने प्रियव्रत और अतुल, यही तो कहना चाहता है। इसका मतलब है इसे पता चल गया है। दरवाजे के पास कोई स्वदेश बोलकर चिल्लाया। उसकी तरफ हाथ के इशारे से इंतजार करने के लिए स्वदेश ने कहा, चलता हूं अतुल भाई। मेरा कहना है आंदोलन में शरीक होने की कोशिश करें। वह पत्र क्या जल्दी छप सकता है? मच्छरों की शैतानी के समय निकल जाए तो अच्छा हो। बहरहाल अपनी तरफ से लड़के को ताकीद करने का दायित्व आप पर ही छोड़ रहा हूं। बोलते बोलते कंघी से बाल संवारते हुए दरवाजे की तरफ स्वदेश बढ़ गया। प्रियव्रत उसको बाल संवारते हुए देखने लगा। उसको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
आंदोलन के तहत विरोध प्रकट करने के लिए शामिल होना होगा। समूह में जाकर चीखने चिल्लाने से गौरांग क्या विद्रोह करेगा अथवा खुद ही खेलो? मैं भी तो इस दुनिया में परिवार का एक एक्टिव मेंबर हूँ। जिस दिन फणिपाल को 5,000 रुपए दिए उस दिन मैंने अपने आप को ही अपने विरुद्ध चार्जशीट दिया था। जानता हूं कि दोष है, लेकिन हम मिलकर ऑर्डर विद्रॉ, हम सब, लेकिन मैं तो अकेला हूं। प्रियव्रत ने घड़ी देखी तो आज गौरांग नहीं आया। ड्रॉअर बंद करने के लिए उसने मुंह घुमाकर नीचे देखा। सादा लिफाफा ऊपर ही पड़ा था। ड्रॉअर बंद करके चाबी लगा दी। गेट के पास इस बीच भीड़ जमा हो गई होगी। सीढ़ी से उतरते समय स्लोगन की आवाज सुनी। गेट की तरफ बढ़ते हुए अपने आप ही सिर नीचे झुका। सीमेंटेड फुटपाथ पर देखते हुए चलने लगा कि उसकी नजर एक लीची के बीज पर पड़ी। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। इसके ऊपर पैर पड़ते ही फिसल जाने का डर है। बीज को पैर से एक तरफ हटाते हुए उसे फणिपाल की याद आई। लाठी से वह यही करता था। वह आदमी कैंसर की पीड़ा भोगता रहा, पर किसी को बताया तक नहीं। उसमें सहिष्णुता खूब थी। क्यों अतुल भाई, जा रहे हैं? हाँ भाई। वे मांग वांग के फेर में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहता? क्या कोई मेरी मांग नहीं है? प्रियव्रत ने एक बार आकाश की तरफ देखा। बादल नहीं, तूफान, मंझा, झंझा आने की कोई संभावना नहीं। वर्षा नहीं होगी। किसी दुकान के दरवाजे पर रुककर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अर्थात बचपन के किसी दोस्त को देखते ही परिचय करने कराने का टाल जाएगा। कोई मांग नहीं। केतु रहता तो क्या कहता। पिताजी ने जीवन को चुस्कियों में पीने की चाह ही नहीं प्रकट की, जिससे उसकी नजर में फालतू हो गए। जो गेट के पास स्लोगन दे रहे हैं, शायद वे भी उसको आधारहीन सुविधावादी समझते हैं। यहां तक कि नीरू भी शायद। उस दिन नीरू की नजर में यही बात प्रकट हो गई थी। इसीलिए मेरी हत्या होगी। यदि मैं नीरू से कह पाता, मेरे नीचे कमरे में छिपकर कुछ दिन रहो, केस खत्म ना होने तक गुड्डों के हाथों से मैं तुम्हें बचा लूंगा, तब क्या उसकी आंखों में वे बात प्रकट होती? खुद ही केलो उसके बाद थाने में जाकर क्या बोलता। इस आदमी की पत्नी चल बसी है, इसलिए मेरी रेप्ड हुई लड़की को फुसलाकर अपने घर में छिपा रखा है। थाने के ओसी ने ठीक ही समझा था। वह जितना धूर्त है उतना ही डरपोक। संभव है खुद ही केलो ने खुद ही नीरू को कहीं भेज दिया है। लड़की जिंदा रही तो काम धाम करके कुछ रुपए पैसे कमा कर देगी। नीरू को वह बचाकर रखना चाहता है। फिर भी इतना बड़ा दोष उसके नाम क्यों मढ़ा गया? भौमिक की तरह खुद ही केलो भी दो ही तो प्राणी है, कोई झमेला ही नहीं। यह सोचकर ईर्ष्या से भरकर धूर्तबाजी करने लग गया। गरीबी और 5 लड़कियों की वजह से खुद ही केलो तंग मिजाज रह सकता है, लेकिन इसी वजह से वह इतना नीचे गिर जाएगा। सेंट्रल रेवेन्यू पार कर प्रियव्रत ने गुपी बसाक लेन में घुसते ही एक जीप खड़ी देखी, पुलिस की जीप। 10 दिन पहले सुबह 2 दलों की लड़ाई में बम फेंके गए थे। ऑफिस जाते समय उसी जगह एक पुलिस की जीप खड़ी देखी। धोती कमीज पहने, अधपके बाल, गोल चेहरा, लंबा चौड़ा एक जमादार हाथ में लाठी लिए हुए एक हलवाई से बातें कर रहा था, और जीप के निकट यूनिफॉर्म पहने एक एसआई खड़ा था। जीप के पीछे राइफल लिए एक सिपाही बैठा था। तो फिर क्या बमबाजी हुई है? फिर से बमबाजी हुई। उत्सुकतावश प्रियव्रत आगे बढ़ा। चौड़ा रास्ता जहां पर जाकर पतला हो गया। जीप वहां पर खड़ी थी। 3 लड़के थोड़ी दूर पर सहेजी डॉक्टर बाबू के मकान की सीढ़ी पर बैठे बातें कर रहे थे। उनको प्रायः सारा समय ही यहाँ बैठे देखा है। बच्चे रबर की बॉल से रास्ते पर खेल रहे हैं। आलू चटपटा वाला भी खोमचा लगाया है। मकान की दीवार से सटकर मोची जूते की सिलाई में लगा है। कोयले की दुकान के सामने बैलगाड़ी खड़ी है। प्रियव्रत के भीतर थरथराहट शुरू हो गई। सभी रोज की तरह वैसा का वैसा ही। तब पुलिस की जीप क्यों? यही तो। सीढ़ी पर बैठा एक लड़का खड़ा होकर जीप की तरफ इशारा करके चिल्लाया। ड्राइवर के पास वाली सीट पर एक कच्चे पके बालों वाले गोल चेहरे ने झांक कर देखा। प्रियव्रत ने पहचान लिया। लाठी हाथ में लिए उस दिन वाला वही जमादार। चाचा जी, पुलिस आपको खोज रही है। बात प्रियव्रत के कान में आ लगी। अपने आप ही उसकी नजर सामने के बरामदे और खिड़की की तरफ चली गई। निरोध चाचा खड़े थे, पास ही उनकी स्त्री। मोहल्ले के सार्वजनिक दुर्गा पूजा के वे बहुत सालों से कोषाध्यक्ष रह चुके थे। नीचे वाली खिड़की से बाल काटती हुई एक औरत ने झांक कर देखा। प्रियव्रत ने सवालिया नजर जीप की तरफ देखा। जमादार ने हाथ के इशारे से बुलाया, आप ही प्रियव्रत नाग हैं? 25 नंबर गुपी बसाक लेन में रहते हैं ना? बातों में हिंदी की टोन है, लेकिन साफ बांग्ला में
जमादार ने विनयपूर्वक पूछा। हाँ, मैं ही हूं। बड़े बाबू ने आपको थाने ले जाने के लिए भेजा है, जरूरी काम है। आपके मकान से लौटकर यहां 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, पीछे बैठिए। दफ्तर? क्या इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा? एक नियमबद्धता के तहत कार्रवाई होगी, इसमें तो समय लगेगा। तब क्या बात है? प्रियव्रत के भीतर बर्फ जैसी कपकपी शुरू हुई। गौरांग ने क्या फिर इंतजार नहीं किया? पहुंचकर जान पाएंगे। जीप के पीछे जाकर भीतर देखते ही वह काट हो गया। खुद ही केलो बैठा है। उसको देखकर वह बैठने के लिए थोड़ा खिसक गया। 3 मिनट के भीतर वे थाने पहुंच गए। इस बीच उनमें कोई बात नहीं हुई। प्रियव्रत ने पूरा समय रास्ते की तरफ ताकते हुए बिताया। उसमें कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं रह गई थी। खुद ही केलो नजर नीचे किए झुंझलाहट में कुछ बक रहा था। उसे पता है कि उसे थाने क्यों बुलाया गया है। भीतर जाइए। दरवाजे पर खड़े बंदूकधारी सिपाही ने इशारे से भीतर जाने के लिए कहा। थाने में वह पहली बार आ रहा था। प्रियव्रत ठिठक पड़ा। खुद ही केलो उसके बगल से निकलकर भीतर चला गया। टेबल का आकार उसके डायरेक्टर के टेबल जैसा ही था, पर टेबल के ऊपर शीशा नहीं था। कागज अथवा फाइल का अंबार भी नहीं। एक गमला जिसमें मौसमी फूल था, प्लास्टिक का फूल नहीं। टेबल के सामने 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक था लुंगी पहने हुए। भीतर घुसते ही प्रियव्रत ने किसी की धमक सुनी। उसे लगा कि वह बड़े बाबू की होगी। तो पुलिस क्या करेगी? कारपोरेशन अगर कूड़ा फेंकने का चाहे बच्चा आप लोगों के मकान के सामने बना दे तो कारपोरेशन को जाकर बोलिए यहां क्यों आए हैं? तो सर, उसी कूड़े से जब रास्ता बंद कर दूंगा तब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकेगी। ये पहले आपको बता देता हूं। उस समय देखा जाएगा। हाँ, तब देखते रहेगा। चलो चलो। उनके टेबल के सामने से हट जाने के बाद प्रियव्रत ने बड़े बाबू को चेहरा देखा। गौर वर्ण, चौड़ा मुंह, किनारे मांग कड़े हुए बाल, गला, छाती और कंधे के स्ट्रक्चर से पता चलता है कि व्यायाम करते हैं। आंखें दोनों छोटी छोटी पर तनी हुई। आंखों की मणि प्रायः ढकी हुई सी। मेरा नाम प्रियव्रत नाग। मुझको ओह, बैठिए बैठिए। आपके बेटे से फोन पर कल ही बात हुई थी। आप भी बैठिए। खुद ही केलो उसके पास वाली कुर्सी पर आ बैठा। बड़े बाबू ने दरवाजे की तरफ देखकर किसी को कहा, ले आओ। उसके बाद उन दोनों के चेहरे पर नजर फिराते हुए कुर्सी पर सीधे बैठकर बोले, मिल गई है। बहू बाजार में आज ही पकड़ी गई। हमने पहले ही सोच लिया था कि कौन? प्रियव्रत सांस रोककर पूछने के बाद टेबल झुक गया। उसकी लड़की निरुपमा, यही तो? प्रियव्रत तथा खुदी केलो ने एक ही साथ मुंह घुमाया। नीरू एक रंगीन धूसर रंग की साड़ी और ब्लाउज पहने थी। बिखरे बाल, आंचल कंधे पर, गला ढांप कर रखा था, पैर में हवाई चप्पल। वह बड़े बाबू की तरफ ताकती हुई आगे बढ़ गई। बैठते ही दूसरी कुर्सी और थी नहीं, दीवार के पास बेंच की तरफ दिखाकर बड़े बाबू ने बैठने के लिए कहा। नीरू धीरे से जा बैठी। दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाकर छाती के ऊपर ऐसे रखा जैसे अवमानना के अलावा सारे लोगों को और कुछ नहीं बताना था। आंखों में झुंझलाहट भरी प्रतिरोध की भावना तैर रही थी। अंदाजा था यही, अगर कहीं गई तो उन्हीं कल्प्रिट छोकरों के पास पहले जाएगी। डर तो उन्हीं लोगों का है, और अज्ञात, कमजोर, डरपोक, जान बचाने के लिए उसके पास जाकर ही अपने को हाजिर करेगी। एकदम से कॉमन साइकोलॉजी। बड़े बाबू हंसे। इसमें दोनों आंखें बंद हो गईं। खबरदारी थी ही। उनमें बच्चा नाम का एक लड़का वहीं कार्डबोर्ड कारखाने में काम करता है। उसकी मां के साथ निरुपमा एक नर्सिंग होम से निकल रही थी, तभी पुलिस की नजर पड़ गई। नाबालिग है नहीं, अपनी इच्छा से घर छोड़ गई थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े बाबू जब बातें कर रहे थे, प्रियव्रत चुपचाप एकटक उनकी तरफ देखते हुए सुन रहा था। एक बार भी चेहरे से अपनी नजर नहीं हटाई, लेकिन उसे लग रहा था नीरू उसकी ओर देख रही है। सर, आप शक कर रहे थे कि मैंने उसे कहीं भेज दिया है। खुद ही केलो ने शिकायत करने के साथ साथ लड़की की तरफ देखा। शक हुआ था इसलिए कि आपने इन महाशय के चरित्र पर कलंक लगाना चाहा था, और यही कारण है कि इन्हें बुला लिया लड़की के सामने। आप कहिए, इनके चरित्र पर धब्बा लगाने जैसी बात क्यों की थी? ये तो आप पर मानहानि का मुकदमा चला सकते हैं। सच मानिए सर, प्रियव्रत मेरे बचपन का दोस्त है। उसके बारे में मेरी भी खराब धारणा नहीं थी, आज भी नहीं है। केवल इसी हरामजादी लड़की ने मेरे मन में संदेह का बीज डाल दिया था। क्या कहा है जानते हैं? खुद ही केलो ने घूमकर नीरू की तरफ देखा।
बड़े बाबू ने भी देखा। प्रियव्रत सीधे ताकता रहा। कमरे में हठात सन्नाटा छा गया। कहा था तुम्हारे दोस्त बड़े खतरनाक हैं, मुझको लेकर भागना चाहते हैं। नहीं, झूठ, एकदम झूठ। प्रियव्रत अपने आप से बाहर होकर चीख पड़ा। बड़े बाबू ने इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। तुमने पिता को क्या कहा था? हाँ, इन्होंने तुम्हें लेकर कहीं भाग जाने के लिए कहा था। गंभीर, शांत एवं अनिश्चित भरी आवाज में बड़े बाबू ने पूछा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। प्रियव्रत नजर नीचे करके टेबल की तरफ ताक रहा था। उसे लग रहा था लड़की केवल झूठ ही नहीं बोल रही बल्कि उसकी हत्या कर रही है। जवाब क्यों नहीं दे रही? नहीं, उन्होंने मेरे साथ भागने की बात नहीं की थी। तब तुमने पिता को यह क्यों नहीं कहा? क्यों कहा? मुझे ऐसा लगा था। बड़ी ही सहजता से साफ तौर पर नीरू ने पूरे कमरे में लोगों को असमंजस और विचित्र स्थिति में डाल दिया। ऐसा लगा था माव ने, उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा था। मुझे लगा था कि वे भागना चाहते हैं लेकिन अकेले भागने के साहस नहीं है, इसलिए मुझे साथ रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों लगा था कह नहीं सकती। लोड शेडिंग थी, अंधेरे में कुछ लोग सामने से आ रहे थे। मैंने डरकर उन्हें जकड़ लिया। वे भी मुझे पकड़कर नहीं, उनका गलत उद्देश्य नहीं था, लेकिन मुझे तब लगा था। क्यों लगा था मुझे नहीं पता। शायद उनके पास आश्रय मिल जाए। मैंने चाहा था, बार बार कहा था, अपने नीचे वाले कमरे में रहने दीजिए, केस उठ जाने तक मुझे रहने दीजिए। वे नहीं माने। नीरू की आवाज कांप रही थी। क्षोभ, लज्जा और दुख में गला भर आया। दोनों आंखों में आंसू छलछला आए। नजर नीचे करके अपने को संयत किया, फिर झटके से सिर उठाकर सख्त आवाज में कहा, ये डरपोक हैं, कापुरुष हैं ये। कुर्सी पीछे की तरफ सरका कर प्रियव्रत उठ खड़ा हुआ था। कमरे से निकल जाने के लिए आगे बढ़ते ही अपनी कुर्सी से टकराया। मुंह के बल गिरने से अपने को बचाते हुए उसकी नीरू से नजर मिली। उसे लगा जैसे 100 तरह की बातें उसकी आंखों में तैर रही हैं, लेकिन एक का भी अर्थ उसके समझ में बाहर है। मेरी यहां और क्या जरूरत है? रहने से कोई फायदा नहीं। धीमे कदमों से थाने से बाहर निकल आया। घर लौटकर प्रियव्रत ने रोज की तरह माथा बचाकर स्नान किया। ऑमलेट और चाय पीकर टीवी देखने के लिए बिस्तर पर पैर फैलाकर बैठ गया। चर्म रोग के बारे में 2 डॉक्टरों की बातचीत मन से सुनी। भरतनाट्यम नृत्य देखा। पेंगुइन की डॉक्यूमेंट्री उसे अच्छी लगी। बांग्ला जासूसी कहानी के सीरियल के बाद वह तिलू से आलोचना करने लगा। हिंदी समाचार के शुरू होते ही रोज की तरह टीवी बंद करके तिलू उसके लिए अखबार उठा लाया। प्रियव्रत ने संजीदगी से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक बार उसने भाव चढ़ाकर खिड़की की तरफ अनमने ढंग से देखा। उसके बाद फिर वह अखबार पढ़ने लगा, लेकिन वह क्या पढ़ रहा है उसे पता नहीं। बहुत दिन बाद उसने अपने में शांति महसूस की। इतने दिनों से वह कुछ पाना चाहता था, उसे मानो वह खोज पाया था। किसी प्रकार के झमेले में अब वह अपने आप को फंसाना नहीं चाहता। उसे मालूम हो गया है कि उसकी चालाकी लोग जान गए हैं। दूसरे दिन प्रियव्रत ऑफिस 25 मिनट पहले पहुंच गया। उसके कमरे में तब तक कोई नहीं आया था। खाली शांत कमरा उसे अजीब लगा। उसने उसे विचित्र स्थिति में डाल दिया। पिछले 26 सालों में पहली बार उसे यह कमरा प्राचीन युग की संग्रहशाला जैसा लगा। डॉक्टर गुप्ता की फिर उसे याद आई। 25 सालों से लावारिस कंकालों पर आविष्कार संबंधी निबंध लिखकर उन्होंने आदमियों को ठगा है। दूसरे अध्यापक उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रियव्रत कुर्सी से चुपचाप बैठा था। आधे अंधेरे में कमरे की जमीन, दीवार, पार्टीशन, अलमारी, कुर्सी, टेबल्स, तख्त पर धूल जमी फाइलों पर उसने नजर दौड़ाई। ये सब भी तो कंकाल के रूप हैं। कितने लोगों के जीवन का बेहतरीन समय इन सबों के बीच जलते जमते जड़ हो गया। अब कोई इन्हें छुएगा तक नहीं। अतुल भाई, आज इतनी जल्दी? भौमिक, वह भी उसी कंकाल का रूप है। नहीं, अभी नहीं, पर होगा। लड़की का पिता होकर सुखी है। प्राइस इंडेक्स बढ़ने पर जोर जोर से चिल्लाकर विरोध प्रकट करता है। परिवार में भोजन जुटाने की जितनी जरूरत कम है उसमें ईर्ष्या करता है। एक तरफ एक काम था। प्रियव्रत ने दराज को बंद किया। सब कुर्सियों पर लोग आ गए। नील रतन ने एक डॉक्टर के पास गया था। अपने लिए? क्या हुआ? भौमिक डरा हुआ लगा। उसके 28 साल के वेट लिफ्टर भाई की कैंसर से मृत्यु हुई। डॉक्टर अस्पताल का नाम सुनते ही वह कमजोर पड़ जाता है। ब्लड शुगर टेस्ट कराने के लिए कहा था। टेस्ट वाली रिपोर्ट ले गया था दिखाने के लिए। डॉक्टर ने क्या कहा? कमरे में नहीं थे,
वार्ड में गए थे। उसकी मेज पर पत्र लिखकर रख गया हूँ, 226 पीपी। ज्यादा नहीं है। क्यों? किसने कहा कि ज्यादा नहीं है? 226 को 426 होते कितनी देर लगती है? यह डायबिटीज बड़ा खतरनाक रोग है। इससे जितने प्रकार का रोग जन्म लेता है, अतुल भाई आपको पता नहीं। किसने कहा? पता नहीं। प्रियव्रत मुस्कुराते हुए उत्सुक नजर से भौमिक की तरफ देखता रहा। अतुल घोष नामक ये आदमी ही तो एक रोग है। 26 सालों के झूठों के बीच डूबा व झूठ बोलने की सहज बना लिया है। निसंकोच भाव से बोला था कि डॉक्टर के पास गया था ब्लड शुगर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर। हार्ट डिजीज हो सकता है, समझे? भौमिक ने धीमे स्वर में चेतावनी दी। मैंने भी यही सुना था। मेरे मम्मियाँ ससुर हार्ट अटैक से मरे, डायबिटीज थी। आज आप खान पान में सावधानी बरतें। चीनी डालते हैं, छोड़ दें। मिट्टी के भीतर जो सब्जी पैदा होती है जैसे आलू वगैरह नहीं खाता हूँ। कच्चू, मूली, प्याज रोज 1 मील तेज चलें। सोचता हूँ पैदल ही घर लौटूं। सुबह यदि करेले का रस पी, आधा कप पीता हूँ। यह रोग कभी नहीं जाता। प्रियव्रत ने 3-4 फाइलें सामने रखकर फीता खोलना शुरू किया। भौमिक के सामने आकर स्वदेश बैठा। झुककर फुसफुसाकर भौमिक बातें कर रहा था। यह क्या? लेकिन देखने पता नहीं चलता। स्वदेश पूरी दुनिया भर की भीतरी खबर, छिपी छिपाई वारदातों की जानकारी रखता है, जबकि इस बात का भी उसे पता नहीं। प्रियव्रत भीतर ही भीतर हंसा। डेंजरस आदमी है यह स्वदेश सरकार, सचमुच बड़ा खतरनाक है। इस दुनिया में किस आदमी के साथ अंदरूनी सब घटनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं? बोलिए तो। मेरे साथ, आपके साथ, अतुल भाई के साथ सेक्सुअल पावर कम हो जाती है। हाँ, सच में डायबिटीज बड़ी बेकार चीज है। वैसे उनको तो इसकी कोई समस्या नहीं है। प्रियव्रत के सिर के दोनों तरफ दर्द उभर आया। स्वदेश क्या अभी भी किसी डेंजरस जगह की तरफ जा रहा है? इसी तरह हितू भी वैसी जगह पहुंच गया था। अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कंपेनियन चाहिए। मां के मरने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते थे। हितू हठात ये बात क्यों बोल गया? पिताजी क्यों नीरू को लोड शेडिंग में घर ले आए? पहली बार हितू के दिमाग में यही गूंथ गया था। लेकिन गुथा ही क्यों? दिमाग सच में बहुत दिनों से प्रस्तुत था। तभी तो ये सब चट से अंट सका था। वह क्या उसकी तरफ नजर रखता था? कब से? किशोरावस्था से ही क्या पिताजी के बारे में उसकी इस तरह की धारणा बन गई थी? लेकिन मैंने तो प्राण से होशियारी बरतने की कोशिश की। तभी कभी भी हितू की उपस्थिति में कमरे की खिड़की के पास खड़ा नहीं हुआ। सीढ़ी पर चढ़ते समय अशोक बाबू के कमरे की तरफ नहीं ताका। घर में काम करने के लिए किसी औरत को रखा नहीं। चाहता तो रख सकता था। मोहल्ले में कोई मकानों के मालिकों के साथ नौकरानियों के किस्से सुनने को मिलते हैं, जिनको लेकर बातें होती हैं। वे सब इनको कोई महत्व नहीं देते। वह भी यही करता। लेकिन तब भी वह, अरे अतुल भाई, देख रहा हूं आप तो परीक्षा की पढ़ाई की तरह फाइल पढ़ने में लगे हैं। इतनी चिंता क्या है? डायबिटीज तो करोड़ों लोगों को है। मुझे हो सकता है, भौमिक भाई को हो सकता है। हमने ब्लड टेस्ट कराया नहीं, इसलिए जानते नहीं। आपने कराया है, इसलिए पकड़ में आ गए हैं। पकड़ा गया है? प्रियव्रत की भ्रुकुटी तन गई। कोई इशारा है क्या? पकड़ा गया है तो अच्छा हुआ। इस बार इस रोग की रोकथाम के लिए जो जो करने की जरूरत है करेंगे। सदोष ने क्या इशारे का और भी खुलासा किया? गौरांग से सब बातें जानने के लिए उन दोनों ने कमरे के बाहर इंतजार किया था। गौरांग ने से सब कुछ जान लिया है। आज अथवा कल ही वे जरूर स्टाफ सेक्शन में जाकर सर्विस फाइल निकलवाना चाहेंगे। दिखाने का नियम नहीं है, लेकिन यहाँ भी उसके आदमी हैं। उसके बाद यूनियन के 2-3 लोगों से सलाह मशविरा करेंगे। ऑफिस में कब और कैसे फंस जाएंगे आपको पता नहीं है। मैंने खुद ही अपने को झमेले फंसाया है। नीरू ने थाने में कहा था कि मैं डरपोक हूँ, कापुरुष। भौमिक ने भी मुझे यही कहा था। खान पान में परहेज रखना होगा, तेज चलकर 1 मील पैदल टहलना होगा, करेले का रस पीना होगा। लेकिन क्यों? एक डरपोक जो भागना चाहता है, लेकिन अकेले भागने का साहस नहीं। उसे हार्ट डिजीज से बचने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या सुबह उठने पर कमजोरी महसूस करते हैं? स्वदेश ने क्या किसी प्रकार का पेचीदा इशारा किया है? सेक्स इसी कमरे में मैं रह लूंगी, ठीक रह पाऊंगी। नीरू से क्या सोचकर यह कहा था? जिंदा रहने के लिए जिस किसी भी तरह का अर्ज था या कि समझने में मैंने भूल की थी।
प्रियव्रत ने उत्सुकता से भौमिक की तरफ देखा, कुछ कहा। हाँ, कह रहा था कि आप महीने भर के लिए छुट्टी ले लीजिए। कहीं भी तो नहीं ली, कितने कितने महीने अर्न लीव बर्बाद की, इसका कुछ हिसाब है? नहीं, अपने हक का हिसाब पत्थर नहीं समझने की आप क्या कहेंगे? स्वदेश ने अपनी निराशा, शिकायत और विरक्ति एक साथ दिखाने के लिए कुर्सी पर फैला दी। सिर के नीचे पीछे दोनों हथेली रख ली, आंखों में थोड़ी विद्रुपता एवं कठोरता उभर आई थी। यह तो आपकी अर्न लीव है, छुट्टी की भिक्षा तो मांग नहीं रहे। गवर्नमेंट आप पर दया करके छुट्टी नहीं दे रही। इस तरह की गुलामी का कोई मतलब नहीं। छुट्टी मांगने पर क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट गुस्से में आकर नौकरी से हटा देगी? नहीं नहीं, दरअसल छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए। स्वदेश कहना चाहता क्या है? नौकरी के डर से इतने सालों तक छुट्टी नहीं ली। डर? प्रियव्रत को लग रहा था कि उसकी कनपटी पर कोई सुई चुभ रहा है। 20-25 सालों में आपको अर्न लीव लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भौमिक ने प्रियव्रत की तरफ नहीं, स्वदेश के व्यंग भरे चेहरे की तरफ ताका। एक ही तरह से इतने साल गुजार दिए। हाँ, हितू ने क्या कहा था? एक ही तरह से नौकरी करते रहे, एक ही कुर्सी पर, मेज पर। मैंने जब से होश संभाला आपको केवल गंगा जल पीते देखा। आपने अपने आप को थोड़ा झकझोरा तक नहीं। अपने को लेकर 26 सालों से एक खोल के भीतर रखकर अलग ही दुनिया बना रखी थी। उस दुनिया का जो कुछ स्पर्श करता उसका डर, जो भी दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता, उसका डर। ठंडे अंधेरे में खोल के भीतर जिस तरह अपने को जज्ब कर लिया था, किसी को अपने पते की जानकारी तक नहीं दी, वही खोल अब विदीर्ण होकर उसे धमका रहा है, संघर्षरत एक बाहर की दुनिया में फेंक रहा है। अतुल भाई, आपकी एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि दीघा अथवा दार्जिलिंग घूम आए? नहीं, अतुल घोष को नहीं, लेकिन प्रियव्रत को होती है। मुझे लगा कि वे भागना चाहते हैं। प्रियव्रत को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि नीरू ने क्यों कहा कि वह उसे लेकर भागना चाहता था। औरतों की क्या 6ठी, 7वीं, 8वीं इंद्रिय तक होती हैं? मैं भला कहाँ भागना चाहूंगा? दीघा, दार्जिलिंग? भौमिक और स्वदेश के बीच जो नजर मिली, प्रियव्रत ना देखकर भी समझ सकता है। उन दोनों ने उसके साथ बातें आगे नहीं बढ़ाई। थोड़ी देर में स्वदेश उठकर चला गया। भौमिक, मैं एक बार डॉक्टर से मिलकर आता हूं। प्रियव्रत उठकर खड़ा हुआ। उसे यह परिवेश असहाय हो उठा। वह कुर्सी, टेबल, फाइल, अंधेरे में रोशनी जलाकर सिर झुकाए काम करना। भौमिक की कनखी से देखी हुई चोर नजर। अभी उसे बाहर जाने की इच्छा हो रही है। अभी उससे मिला जाएगा। 2 से 2:30 बजे तक गया और आया। कोई पूछे तो बोलना, थोड़ा नील रतन गया हूं। सीढ़ी से उतरते समय एक तल्ले पर डायरेक्टर के कमरे के दरवाजे के पास रखे पायदान की तरफ प्रियव्रत ने देखा। बीच का हिस्सा खिसकर पतला हो गया है। कितनी उम्र है इस पायदान की? दीवारों पर 4 तरह की मांगों का पोस्टर, उसके नीचे पुरानी एक मीटिंग का पोस्टर, उसके नीचे भी एक और फटा हुआ कोना दिख रहा है। परत दर परत मांगे। मीटिंग के इस खोल को कितनी संजीदगी से लड़कर बचाया जा रहा है। जिस दिन यह टूट जाएगा, सुखेंदु बेंच पर पैर उठाकर बैठता है। उसे देखकर उसके पैर उतार लिए प्रियव्रत ने अनदेखा किया। ऑफिस वाले मकान के भीतर आवाज गूंज उठ रही है। अपनी कुर्सी पर बैठे कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। रास्ते पर निकलकर प्रियव्रत ने चेहरा ऊपर उठाकर मकान को देखा। देखते हुए उसे ऐसा लगा बेहद एक पुराना मकान। इस मकान में एक सरकारी ऑफिस है। इसमें 200 लोग काम करते हैं, ये पता ही नहीं चलता। इस मकान में रोज का ही प्राय तृतीयांश समय काट गया है। बदले में पाया जीवन यापन के लिए कुछ रुपए। कोई संपर्क ही वह महसूस नहीं कर पा रहा। रास्ते पर चलते हुए अनजानों रोजमर्रा की तरह मौलाली के पेड़ पर आ ठिठका। छुट्टी हो गई क्या? कहाँ जा रहा हूं? अभी दफ्तर से भला क्यों निकला? तेजी से भागती हुई ट्रेन की रोशनी की तरफ प्रियव्रत के दिमाग में कई प्रश्न कौंध गए। तुरंत खुली आंखों से उसने देखा, वह एक लेदर मशीन की दुकान के सामने खड़ा है। इसी दुकान की सीढ़ी पर तो वह बारिश के समय उस दिन खड़ा हुआ था। जल्दी से हटकर वह रास्ता पार करने के लिए फुटपाथ पर आ खड़ा हुआ। खुद अकेलो अथवा नीरू के साथ अब और
मुलाकात होगी कि नहीं पता नहीं, अथवा मुलाकात हो भी जाए तो वे उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन यादें उसका पीछा करती रहेंगी। प्रियव्रत रास्ता पार कर गया। अभी उसको कुछ समय बिताकर ऑफिस लौटना है। फिर वही भौमिक की कनखी से चोर नजर और कान खड़े करके सुनने की आदत के बीच बैठना पड़ेगा। फिर स्वदेश दुनिया भर की खबर रखता है, कौन उम्र चोर बनकर काम कर रहा है यह भी उसे पता चला, कौन किसी दूसरे के नाम से नौकरी कर रहा यह जानने में उसे समय ही कितना लगेगा। गौरांग कब आएगा, ये क्या जाते समय बोल गया था? आज भी आ सकता है, कल भी। पिताजी बोले थे तब तक आप देते रहेंगे, तब तक यानी रिटायर होने तक। यह कहते हुए गौरांग के सिर के बाल मानो खड़े हो गए थे। पलके चढ़ाकर आंखें बड़ी बड़ी कर ली थी। अंत में विनयपूर्वक मांग गया था, दिनों दिन आएगा और उसको दरकिनार कर धीमी नम्र आवाज में केवल याद दिलाया करेगा। मांवार देने से आप का ही भला होगा। ठिठक कर खड़े हुए प्रियव्रत ने स्टॉप पर खड़ी बस की तरफ ताका। भीतर ठसम ठस भीड़। कितने लोग उतरे, कितने चढ़े। लेडीज सीट के सामने भी एक हाथ से रॉड पकड़े खड़ी औरतें, चूड़ी पहने हाथ में थैली पकड़े खड़ी एक विवाहिता के चेहरे की तरफ ताकने पर प्रियव्रत को लगा कि उसकी आंखों में दबी हुई झुंझलाहट है। चेहरा घुमाकर पीछे खड़े किसी आदमी को कुछ कहा, बस चल पड़ी थी। जितनी दूर तक हो सका उस औरत की तरफ ताकता रहा प्रियव्रत। मैं तब भी गुस्से से भरकर कुछ बके जा रही थी भीड़ में। उसके पीछे खड़े उस आदमी ने क्या अपनी जांघ से उसके पिछले हिस्से को दबाया था? लेकिन मैंने तो नहीं, नीरू ने जानबूझकर किया था। बस के हिलने डुलने और मुड़ने से यह दबाव कभी निर्दयता की हद पार पहुंचता जा रहा था। प्रियव्रत तब मुश्किल में पड़ गया था। उसके भीतरी ओढ़ी शालीनता पर इस तरह की चोट पड़ सकती है, यह सोचा भी नहीं था। सचमुच वह डरकर अपनी बनी बनाई दुनिया के बचाव के लिए और भी सख्त हो उठता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम अभी भी बच्ची हो, समझोगी नहीं इसे। हर्ज क्या है, अभी अपने घर चलो। हर्ज क्या था, इसी समय तो जीवन को शराब की तरह चुस्कियों में पीने की बात है। एक बड़ी भूल कर बैठा है। जीवन में अब और ऐसा सुअवसर नहीं मिलेगा। नीरू उससे लिपट कर जीना चाहती थी, यही वह समझ नहीं पाया था। हितू ने कहा था कोई अब उससे शादी नहीं करना चाहेगा। आपको कहा जाए तो एक तरफ इशारा था, एक साफ इशारा था। पिता को जीवन भोगने की तरफ एक बेटे की चेष्टा। हितू ने जरूर उसकी तरफ नजर रखी थी, जिस तरह विश्वजीत गुप्ता की तरफ सिडनी से जॉन वेलेंट ने नजर रखी थी। अपने में साहस नहीं, इसलिए बेटे ने साहस दिलाने की कोशिश की थी। डरपोक। प्रियव्रत ने व्यग्रता से इधर उधर ताकते हुए सिर नीचा करके खतरनाक रास्ता पार किया। उसके दो हाथ सामने, चाय पीकर फेंका गया, कुल्हड़ टूटकर बिखर गया। प्रियव्रत के मुंह घुमाकर देखते उस आदमी ने संकोच से भरकर कुछ कहा। फड़ीपाल रहता तो छड़ी से उन टुकड़ों को हटा देता। फड़ीपाल खुद ही हट गया, लेकिन उसके बदले रख गया झोला लटकाए एक व्यक्ति को। गौरांग हो सकता है आ जाए। भौमिक कान खड़े करके सुनने की कोशिश करेगा। वह घड़ी देखेगा और ड्रार खींचकर सादे लिफाफे की तरफ ताकेगा। 20 सालों से फड़ीपाल कुर्ते का बटन खोल लिफाफा मोड़कर 2 बार कोशिश करने के बाद भीतर के पॉकेट के हवाले करता। गौरांग भी क्या पिता की तरह करेगा? उसके खादी के कुर्ते के भीतर क्या पॉकेट है? पूरे दफ्तर हैं चहल पहले। सीढ़ी से उतरते समय एक तल्ले के फ्लोर पर खड़े उसने डायरेक्टर कमरे की तरफ ताका। पर्दा उसी तरह स्थिर झूल रहा। पर्दे के भीतर एक जोड़ा जूता दिखाई पड़ रहा है। कोई खड़ा उनसे बातें कर रहा है। किसके पैर हैं? जूते तो ठीक उसके जूते की तरह लग रहे हैं। उसने वहां खड़े डायरेक्टर के चेहरे की तरफ ताकते हुए कभी कुछ बातें की हैं? श्याम सुंदर की कैंटीन के सामने 4-5 आदमी खड़े खड़े घुघनी और डबल रोटी खा रहे हैं। प्रियव्रत को देखकर व्यस्त श्याम सुंदर ने चिल्लाकर उसे बच्चे से कहा, अतुल भाई बाबू को चाय दिया? नहीं, चीनी वाली चाय नहीं पीऊंगा। चीनी छोड़ दी? हाँ, अच्छा किया। अरे बिना चीनी के 1 कप चाय बाबू को देना दे। प्रियव्रत वहां से हटकर बरामदे से आ खड़ा हुआ। कड़ी धूप के कारण बाहर की तरफ देख नहीं पा रहा, जबकि
अब वह रास्ते पर चलकर भी गर्मी में महसूस नहीं हुई। हवा लगने से गर्दन के पास पसीने की जगह ठंडा लग रहा है। गंजी देह से सटी हुई। आज भी बादल नहीं, लेकिन अचानक शाम को आकाश में काले बादल छा जाते हैं। चाय का कप उस लड़के के हाथ से लेकर पहली चुस्की ली तो उसे विचित्र और नया स्वाद मिला, कड़वे पाचक की तरह। बचपन में मलेरिया होने पर बड़े चाचा कविराज के पास ले गए थे। पेट पर 4 उंगली से टीप टाप करके पित्त की जानकारी लेने के बाद पाचक और एक बड़ी अनानास के पत्ते के रस के साथ। अतुल भाई, आप यहाँ? डॉक्टर बाबू से मुलाकात हुई? भौमिक एक तल्ले से उतरते समय सीढ़ी पर खड़ा हो गया था। नहीं, डॉक्टर बाबू किसी जरूरी मीटिंग में गए हैं। चाय पियोगे? कहिए। भौमिक बाकी सीढ़ियां धीरे धीरे पार कर प्रियव्रत के पास आ खड़ा हुआ। गर्मी में चाय अच्छी लगती है। हाँ। दूसरे तल्ले पर क्यों? प्रियव्रत कनखी से एक बार भौमिक की तरफ देखकर जोर से बोला, श्याम सुंदर, भौमिक बाबू को 1 कप चाय दो। 7 दिनों में वह दूसरी बार। गणेश शाह और बसंत बनर्जी की इंक्रीमेंट के बारे में 4 महीने पहले फाइल भेज दी है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर रहे। दरअसल यही हमारा स्वभाव है, समझे अतुल भाई? जितनी बार हो सके हैरान करो, इसी में उनको सुख मिलता है। सजल दत्त ने कहा, जाइए एक बार जाकर फिर से कह आइए। वह लड़का भौमिक को चाय दे गया। चुस्की लेते ही जैसे कुछ याद पड़ा हो, उसके चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। जिस समय सजल दत्त से बातें कर रहा था तभी उसके पास एक फोन आया। प्रियव्रत नाग नामक व्यक्ति से कोई बात करना चाहता है। भौमिक सिर नीचा करके चाय की चुस्की लेते समय देख नहीं पाया कि प्रियव्रत का चेहरा एक क्षण में पीला पड़ गया था। वे जितनी बार बोलते इस नाम से कोई नहीं है यहाँ, उतनी बार उधर से वह जिद पर अड़ा था। आपको तो पता ही है सजल बाबू जिस तरह बदमिजाज टाइप के हैं। झुंझलाकर बोले, प्रियव्रत नाग को किस लिए चाहते हैं? बोलिए, यदि इस नाम से कोई होगा तो उसे बता दूंगा। फोन रखकर मुझसे पूछा, कोई इस नाम से है? मुझे तो याद नहीं पड़ रहा। आप तो पुराने लोगों में से हैं अतुल भाई, आप जानते हैं। प्रियव्रत ने आहिस्ते से सिर दोनों तरफ हिलाया। भौमिक का चेहरा धुंधला दिखाई पड़ रहा है। जल्द ही चुस्की लेकर चाय खत्म करके भौमिक जब टेबल पर रखने के लिए बढ़ा तब प्रियव्रत ने बुझी हुई आवाज में पुकारा। उसके अपने कानों में ही लगा, जैसे बहुत दूर से किसी के पुकारने की आवाज को उसने प्रतिध्वनि किया हो। उस तरफ से क्या कहा? बोला कि एक लड़की उसके पीछे वाले मकान में रहती है। उसने सुबह 10 बजे स्नान घर में अपने कपड़ों में आग लगा ली है। आरजी कर अस्पताल में भेज गया है, लगता है बचेगी नहीं। यह बता दीजिएगा, सुसाइड केस। लड़की यानी कि युवती प्रेग्नेंट हुई होगी। भौमिक तेजी से चला गया। प्रियव्रत नाग का नाम अब दफ्तर में ही पहुंच गया। अब इस नाम से आदमी की खोज शुरू होगी। वह आदमी कौन? फोन पर जरूर हितू ने किया है, उसके अलावा दफ्तर में कौन उसके बताने की गरज किसको होगी? टेलीफोन डायरेक्टरी से फोन नंबर मिला होगा। भौमिक अब जरूर यह कहानी स्वदेश बाबू को बिना बताए नहीं रहेगा। नहीं, सबकी भीतरी खबर, छिपी बातें जानने का आग्रह स्वदेश को रहता है। डेंजरस आदमी। वह जानता है कि प्रियव्रत का लड़का हितव्रत। उसने खुद एक दिन अखबार खोलकर रिपोर्ट के लेखक के रूप में लड़के का नाम स्वदेश को दिखाया था। दोनों के नामों का अंत व्रत से होने पर उसके मन में संदेह हो सकता है। हितव्रत का नाम मंगला ने दिया था। जीवन में यही एक भूल कर गई थी मंगला। यही भूल उसे डुबो देगी। लेकिन बड़ी अच्छी औरत थी, अच्छी पत्नी थी, गुप्त बातों को छिपा कर रखती थी। जब उसने ठेहुए के बल झुककर फणिपाल के दोनों पैर पकड़े थे तब दरवाजे के पास खड़ी मंगला देख रही थी। कितनी माया और ममता उसकी आंखों में तैर रही थी। प्रियव्रत ने बरामदे में स्थित रेलिंग पर हथेली रखकर फिर उठा ली। नीरू ने आग लगाकर मरने की कोशिश की। हो सकता है अब तक वह जिंदा भी ना हो। भीतर ही भीतर जलकर मरना और आग लगाकर देह का मांस गलाना, दोनों दर्द में कितना फर्क। पहला वह जानता है नीरू इस जीवन से मुक्त होना चाहती थी। प्रियव्रत ने आकाश की तरफ देखा। वह नीरू को क्या बचा पाता? वे डरपोक है, कायर। हाँ मुझे पता है।
अतुल चंद घोष नामक एक व्यक्ति ने मेरे जीवन का बेहतरीन समय नष्ट कर डाला है। सीढ़ी से एक एक कदम प्रियव्रत इस तरह से उतर रहा था, उसको कोई देख ले तो यही समझे कि उसे 2-2 बार स्ट्रोक हुआ हो। अपनी कुर्सी पर बैठ वह सिर नीचा किए एकटक टेबल पर रखी फाइल की तरफ देख रहा था। कान के पास फिर दर्द शुरू हो गया। भीग गई गंजी सूखकर देह से सट गई थी। उसने चाबी घुमाकर ड्रॉर खोला। ऊपर ही सादा लिफाफा पड़ा था। बेमन से उस लिफाफे की तरफ ताकता रहा। वे डरपोक है, कायर है। कुछ देर बाद उस लिफाफे के भीतर से एक 100 रुपए का नोट निकालकर पॉकेट में रखा। उसके बाद एक सादा कागज खींचकर दाहिने हाथ ड्रॉर के भीतर डाल उसने कलम निकाली। नीरू तो आत्महत्या करने वाली नहीं थी। प्राण का मोह तो सबको है, ठीक तो वह तो यही बोली थी। इस बार वह मन लगाकर यह कागज लिख लेना चाहता है। अब वह किसी तरफ नहीं ताकेगा, किसी बात पर ध्यान नहीं देगा। वह पूरी तरह ध्यानमग्न होकर सारी इंद्रियों को जब्त करके यह लिख रख लेगा। 26 साल से पड़ा ये काम आज ही पूरा करेगा। सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। अंतिम बार आकाश की तरफ देखकर प्रियव्रत ने लिखना शुरू किया। डायरेक्टर महोदय। ऑफिस की छुट्टी होने से आधा घंटे पहले दरवाजे के पास गौरांग को देखा। चेहरे पर सरलता, सूखी मुस्कान लिए कमरे के भीतर चला आया। प्रियव्रत के चेहरे की रेखाएं थोड़ी खिंची। भौमिक से नजर उठाकर देखा। कैसे हैं? ठीक हूं। प्रियव्रत ने कान बंद किया और घड़ी की तरफ देखा। थोड़ी देर हो गई आने में। बस कामों की जो हालत है, हाँ बड़ी मुश्किल है। गौरांग शायद प्रियव्रत को इस तरह से धीर गंभीर देखेगा, ऐसी आशा नहीं थी। ढकी आंखों की पलकों के नीचे से ताकने की कोशिश में उसके ललाट पर रेखाएं खिंचाई। इस बीच आपने क्या कुछ सोचा? वह धीमी आवाज में बोला। हाँ सोचा है। उसने इस बात की प्रतिक्रिया को गौरांग के चेहरे पर देखने के लिए सिर नहीं उठाया। सादा लिफाफा 2 उंगलियों से निकाल लिया। वह अंदाजा लगा रहा था कि यह लिफाफा देखकर गौरांग के मन में क्या घट रहा होगा। प्रियव्रत ने कमरे में चारों तरफ देखा। अंतिम बार की तरह वह मानो उसने 26 साल की स्मृति को अलवल में सजाने के लिए तस्वीर खींच रहा हो। आप बैठिए, मैं आ रहा हूं। प्रियव्रत सादा लिफाफा लिए हुए उठा। धीमे कदमों से कमरे के बाहर निकलकर सीढ़ी से एक तल्ले पर आया। डायरेक्टर के कमरे के दरवाजे के पास बेंच पर बैठा सुखेंदु। उसके पास बैठा एक युवक विजिटिंग स्लिप पर नाम लिख रहा था। सुखेंदु, यह कागज साहब को दे आओ। यह क्या अकाउंट के दीपक बाबू का बहुत अर्जेंट कागज है? ना। प्रियव्रत फिर अपनी कुर्सी पर आ बैठा। गौरांग सवालिया निगाहों से ताक रहा था। अब तक जरूर ही उन्होंने कागज पढ़ लिया होगा। केवल 11 लाइनें पढ़कर चौंक पड़ेंगे। बेल बजाएंगे और सुखेंदु को भीतर घुसते ही बोलेंगे, हाँ मैंने सोचा है, मैं एक आदमी हूं। इसे समझ पाने का कोई अब तक कारण नहीं पा सका था। भूल हो जाने पर उसे सुधार लेना चाहिए। आदमी यही करता है। आप अगर नहीं आते तो मैं यह जान नहीं पाता। 26 साल से मैं केवल कूड़े करकटों की तरफ ही चलता रहा। गौरांग के चेहरे पर अबूझपन देखकर प्रियव्रत को मजा आया। बेचारा बड़ी आशा लेकर आया था। मेरी तरह ऐसी स्थिति में पड़ते तो आप क्या करते? हर महीने रुपए दिए जाते? मैंने यही किया था, लेकिन अब नहीं। प्रियव्रत ने देखा कि सुखेंदु तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। अब उसे एक तल्ले पर जाना है। वह कुर्सी से उठा। सुखेंदु ने दूर से ही हाथ हिलाकर उस एक तल्ले पर जाने का इशारा किया। उसकी बात अभी भी खत्म नहीं हुई। डायरेक्टर के कमरे का पर्दा हटाने के पहले उसे याद आया, तीन कौड़ी ने क्यों जगह बदलकर बैठना चाहा था। अभी भी जान नहीं पाया। उसके बाद उसकी आंखों के आगे एक बार नीरू का चेहरा तैर आया और मन ही मन सुन पाया, आपका यह दोस्त खतरनाक आदमी है। अभी भी वह कागज उनके हाथ में है। लगता है इसे तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं। मेज के ऊपर वह सादा लिफाफा पड़ा है। सुनहरे फ्रेम के चश्मे को खोल उन्होंने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। यह सब क्या लिखा है? विश्वास नहीं हो रहा। सर, कुछ 1 मिनट का समय दीजिए, मैं सारी बातें समझाकर बताता हूं।
मती नंदी द्वारा लिखित सादा लिफाफा इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त हो जाता है और हम सभी के बीच एक अबूझ पहेली के रूप में एक प्रश्न छोड़ जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो वह केवल अपने तक सीमित रखता है, छुपा के रखता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत जल्दी ही पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक आप स्टोरी वर्ड के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।